हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आप चाहे नए इन्वेस्टर हैं या फिर पुराने, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में लगातार घूमता रहता है वो है कि किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को जल्दी कैसे पकड़ा जाए। एक ऐसा स्टॉक जो कम वक्त में मल्टीफोल्ड ग्रो कर जाए, 2x, 3x, 4x या फिर 10x ग्रो कर जाए, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाता है और ऐसे स्टॉक्स को जल्दी कैसे पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, मेरी जो लाइफ की लर्निंग्स रही है, मेरी इस पूरे स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग्स रही है, मैं पिछले मोर देन 17 ईयर से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरी जो लर्निंग्स रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप जल्दी ऐसे स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं और कौन से सेक्टर में मोस्टली ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल रेशियोज होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स अगर वो फुलफिल करते हैं, अगर वो टिक करते हैं तो चांसेस आर हाई कि वो जल्दी बड़े स्टॉक बन सकते हैं, जल्दी वो मल्टी बैगर की फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपना नोटपैड उठा लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर क्वालिटी पे फोकस करेंगे। क्वालिटी ऑटोमेटिकली बड़े रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट लॉन्ग टर्म में प्रोड्यूस कर देती है। तो दोस्तों, यहां पर मैं किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूं, किसी सेक्टर का नाम लेता हूं, किसी इंडस्ट्री का नाम लेता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। माय ओनली आइडिया इज टू शेयर विद यू द थॉट प्रोसेस कि कैसे अच्छी कंपनीज मैं अपने लिए सिलेक्ट करता हूं। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या वो किसी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो अगले 10 साल में 10 गुना हो सकता है? फॉरगेट अबाउट द कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, वो तो एक बात का डिस्कशन है, वो तो हम फाइनेंशियल रेशियो से पता कर ही लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर उसका सेक्टर ही बहुत छोटा है, आप सोचिए, अगर एक बॉल क्रेजी बॉल है, वो बहुत ज्यादा जंप मार सकती है, लेकिन अगर उसका कमरा ही बहुत छोटा है तो वो बार बार ऊपर की छत पे जाके रुक जाएगी। तो दोस्तों, देयर इज अ टर्म कॉल्ड टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो क्या उसकी मार्केट का साइज तो बड़ा है या नहीं है? अगर उसकी मार्केट का साइज ही छोटा है तो फिर इस कंपनी के मल्टीबैगर बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये 2x तक तो जा सकती है, मे बी 3x तक जा सकती है, लेकिन 10x, 20x, 50x तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपनी इंपॉर्टेंट है या सेक्टर? आई वुड से सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है उस कंपनी का सेक्टर। जैसे कि अगर आप 2000 वाले डेकेड की बात करें तो वहां पर एफएमसीजी के स्टॉक्स रॉकेट हो गए थे, 10 गुना 20 गुना तक हो गए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया का एफएमसीजी का पूरा सेक्टर बूम कर गया था। वहीं पर दोस्तों 2000 की अगर हम बात करें या 1991 से बात की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस का जो सेक्टर था या टीसीएस का जो सेक्टर था, विच वाज अ आईटी सेक्टर, जहां पर ये सारी कुछ एक कंपनीज हुआ करती थी। और ऐसा नहीं है कि इनसे अच्छी कंपनीज नहीं हुआ करती थी, इनसे भी अच्छी कंपनीज हुआ करती थी। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे चूज करनी है। लेकिन इन सारी कंपनीज में एक खास बात ये रही कि इनका सेक्टर बूम कर गया। तो जैसे ही आईटी सेक्टर में बूम आया तो ये सारी कंपनीज का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होता गया। तो एक कमरा जैसे से बड़ा होता जाएगा तो वो छोटा हाथी ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्सपैंड कर करके वो बड़े हाथी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उस तरीके से दोस्तों, अगर आप 5-6 साल की बात करें तो पिछले 5-6 साल के अंदर डिफेंस सेक्टर की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर इटसेल्फ मल्टीफोल्ड हो गया है। कैपिटल मार्केट्स वाला जो सेक्टर है, जिसमें बीएससी आती है, सीडीएसएल आती है, ये सारी कंपनीज जो आती हैं, ये अपने आप में सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी बूम कर चुकी हैं, क्योंकि सेक्टर इटसेल्फ बूम कर चुका है। तो दोस्तों, मल्टी बैगर चूज करने का, मल्टी बैगर सिलेक्ट करने का सबसे पहला क्राइटेरिया किसी भी कंपनी को चूज करने का लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसका सेक्टर होना चाहिए। कौन कौन से सेक्टर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, हम यहां पर चलते हैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे, जो धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है। यहां पर चल के हम क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करके आपके सामने यहां पर सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी चूज करनी है तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन कम है और ये पेनिट्रेशन बढ़ सकती है, तो आपके सामने सारी की सारी एएमसी म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज आ जाएंगी। तो इस समय इंडिया में ऐसी 5 कंपनीज है जो लिस्टेड है। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ साथ कुछ और चीजों को यहां पर ऐड करना है, तो आप यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंस की कंपनीज को और ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हम नीचे फाइनेंस पे चले जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे चले जाएंगे, फिनटेक पे चले जाएंगे। तो ये सारी कंपनीज अब आपने यहां पर ऐड कर दी हैं। अब यहां पर फाइनेंस की सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, एनबीएफसीज एग्जिस्ट करती हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको यहां पर बैंक्स चाहिए तो आप बैंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी कंपनी छोटी है या बड़ी है वो तो बाद में मैटर करता है, लेकिन वो एक बड़े सेक्टर का पार्ट होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो रही पहली बात। दूसरी चीज, आपको ये पता करना है कि क्या आपकी कंपनी के पास मोट है। मोट क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है तो आप सिंपल गूगल पे टाइप कीजिए मोट और इमेजेस में जाइए, आपको ऐसी कोई इमेज दिखाई देगी। दोस्तों, मोट का मतलब होता है, जब पुराने टाइम पे कासल हुआ करते थे तो कासल जो कि आपके महल होते हैं उसके आसपास पानी होता था और उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। इसकी वजह से दुश्मन इजीली अटैक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मोट का मतलब कंपनी के केस में ये होता है या सेक्टर के केस में ये होता है, कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी कंपनी जिसको टच कर पाना बहुत मुश्किल हो। जैसे अगर आप एप्पल की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल
फाइनेंशियल मार्केट में एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल के जो यूजर्स हैं, जो एप्पल के फोन के यूजर्स हैं, एप्पल के लैपटॉप के यूजर्स हैं, एप्पल के एयरपॉड्स के यूजर्स हैं, एप्पल के वॉच के यूजर्स हैं, वो मोस्टली एंड्रॉइड की तरफ शिफ्ट नहीं होते। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो एप्पल के पास उसके यूजर की, उसके एक इकोसिस्टम की मोट है। ठीक उस तरीके से अगर आप नेस्ले को देखें तो नेस्ले भी, अगर आप मैगी को देखें तो मैगी में कितना बड़ा एक केस हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मैगी खाना नहीं छोड़ा है। अगर आप डीमार्ट को देखें तो डीमार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो एक जगह पे बहुत सस्ती चीजें लाकर अवेलेबल करवा सकता है। ठीक उस तरीके से ऐसा मोड पार्ले जी के पास है, ठीक उस तरीके से ऐसा मोड ब्रिटानिया के पास है, एशियन पेंट्स के पास है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपने घर पे पेंट कराने के बारे में सोचें लेकिन एशियन पेंट्स आपके माइंड में ही नहीं आए। तो ऐसा मेरा मानना है कि इन कंपनीज के पास मोड है। तो यहां पर आप अपने एंड पे भी इसको रिसर्च कीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मेरा क्या मानना है। तो दोस्तों पहली चीज तो यह है कि आपके सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आ सकता हो। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे आज के डेट में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में ईवी सेक्टर है, इंडिया में ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड में और इंडिया में एआई का सेक्टर है, एंड ऑल्सो कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर आपको एक बड़ा स्कोप दिख रहा है। अगेन मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन यहां पर आपको यह पता लग रहा है कि इन इंडस्ट्रीज के, इन सेक्टर्स के काफी बड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे सेक्टर्स के अंदर अगर आप कंपनी ढूंढेंगे, अब आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपने एक बड़े सेक्टर में छोटी कंपनी उठा ली है या एक बड़े सेक्टर में बड़ी कंपनी भी उठा ली है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कंपनी फाइनेंशियली सॉलिड होनी चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए, मैनेजमेंट डिसेंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना आए। सिर्फ इतनी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये कैसे रखते हैं ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपने अपनी मर्जी का सेक्टर चूज कर दिया। अब उस सेक्टर के अंदर की जो कंपनीज है उसमें से फाइनेंशियली सॉलिड कंपनीज हमें ढूंढनी है। फाइनेंशियल सॉलिड कंपनीज कैसे ढूंढ सकते हैं दोस्तों? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि ये कंपनी नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, लेकिन इन कंपनीज में पहली चीज स्मार्ट मनी का पैसा एंटर करना चाहिए, एज एन एफआईआई एंटर करे, डीआईआई एंटर करे, या फिर प्रमोटर अपने स्टेक को लगातार इंक्रीज कर रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मीट होती हो। एंड रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर आप नोटिस कर रहे हो कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बढ़ता जा रहा हो। देखो दोस्तों, इनके पास डेट हो सकता है, अगर डेट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब जो चीज मैं देख पा रहा हूं फ्यूचर के लिए वो ये कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इक्विटी मार्केट में एंटर करने का रीजन तो यही था ना कि मैं अपनी जॉब पे जाता हूं, या मैं अपनी फ्रीलांसिंग करता हूं, या मैं कहीं पर अपना बिजनेस छोटा सा रन करता हूं, मैं बड़ा बिजनेस रन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इनको पैसा दिया था। तो क्या ये बिजनेस रन कर पा रहे हैं? अगर ये बिजनेस अच्छे से रन कर पा रहे हैं तो ये शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर को नुकसान कराना है तो वो मैं, आप या कोई भी करा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनके मैनेजमेंट का टेस्ट ये है कि ये शेयर होल्डर का मुनाफा करवा पा रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको? अब हम यहां पर आ जाते हैं स्क्रीनर पे, और यहां पर हमने हाइपोथेटिकली कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी ऐड कर ली है। अभी के लिए मान लेता हूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हाइपोथेटिकली ओनली, कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले सालों के अंदर बूम करने वाला है। अभी के लिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मैं यहां पर कुछ कंडीशन ऐड कर देता हूं, जैसे कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% से ऊपर है। तो 42 में से मेरे सामने बचती है 12 कंपनीज। अब इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें एफआईआई की होल्डिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली लेट अस से कम 2% से तो ज्यादा ही है। तो मेरे पास बचती हैं 11 कंपनीज। इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो मोर देन 60% है। तो यहां पर बचती है मेरे सामने सिर्फ 3 कंपनीज। अगेन मैं यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कुछ करने के लिए, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। और आप इसमें यह भी चेक कर सकते हैं, यहां पर हाइपोथेटिकली मैं इस कंपनी पे जाता हूं, मैं इस कंपनी पे क्लिक कर देता हूं, मैं ये भी चेक करना चाहूंगा यहां पर कि प्रमोटर अपना स्टेक डिक्रीज तो नहीं कर रहा। अगर छोटा मोटा डिक्रीज कर रहा है तो चल सकता है, लेकिन बड़ा डिक्रीज मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहां पर जाकर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पे जाता हूं। अब हम यहां पर देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो लगातार 75% बनी हुई थी। अभी वेरी रिसेंटली प्रमोटर की होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 3.5% के आसपास से कम हुई है। लेकिन मजे की बात यहां पर यह है, यहां पर एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, डीआईएस ने होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन तो प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है वो पब्लिक को नहीं बेची है, वो किसी स्मार्ट मनी को ही बेची है। तो पैसा स्मार्ट मनी के पास ही है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहां पर सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि इन सारे स्मार्ट मनी वाले लोगों को लगता है कि ये सेक्टर और ये इंडस्ट्री और ये कंपनी ग्रो कर सकती है। अगेन आई एम सेइंग दोस्तों, दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। ऐसे बड़े स्टॉक्स जो कि फ्यूचर में बहुत बड़े हो सकते हैं, ऐसी कंपनीज को ढूंढा कैसे जाता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहली चीज, आपका सेक्टर बहुत ही बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उस बड़े सेक्टर के अंदर आपको सिर्फ फाइनेंशियली सॉलिड कंपनीज ढूंढनी है। कैसे? क्या उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा होगा? अगर पिछले 10 साल से या 5 साल से ग्रो कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नई कंपनी है तो भी आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने वो डेटा नहीं डाला है। लेकिन आरओई, क्योंकि 1 साल पुरानी कंपनी तो है ही, तो क्या आरओई इसका 15% से ऊपर है? क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है? और
दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या स्मार्ट मनी इसमें इन्वेस्टेड है या नहीं है। अगर स्मार्ट मनी इन्वेस्टेड नहीं है तो मेरे लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मैं ही रिस्क ले रहा हूं। लेकिन अगर स्मार्ट मनी इन्वेस्टेड है तो यहां पर मुझे ध्यान रखना चाहिए, जब तक ये इन्वेस्टेड है तब तक चांसेस आर हाई कि मेरी कंपनी सेफ हैंड्स के अंदर रखी हुई है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई डो नॉट वांट यू टू गेट कैरिड अवे विद दिस वर्ड कॉल्ड मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ऐसी कंपनी जो आपके लिए 2x 3x 4x 10x रिटर्न जनरेट कर पाए कुछ एक जल्दी टाइम पीरियड के अंदर। पर्पस इंपॉर्टेंट यही है कि हम एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करें और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसको बढ़ने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, लेकिन मल्टी बैगर बनने में सबसे बड़ा रोल कंपनी की क्वालिटी का नहीं होता, आप कितना टाइम उसको पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया ओवरनाइट $10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनने वाला। इसको ऐसा करने में हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 12 साल लगे, हो सकता है 6 साल लगे। इतना टाइम आपको कंपनीज को होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, दिस वाज माय थॉट प्रोसेस अबाउट हाउ टू चूज अ गुड कंपनी फॉर योरसेल्फ। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और आपके जितने दोस्त हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.